नकारा गया एक जख्म नासूर बनकर तबाह कर सकता है, पर साहस से उठा एक कदम हिम्मत का कारवां बना सकता है। कुल मिलाकर 3 लाख कैश चोरी हुआ है। और कुछ जेवर भी गए। तकरीबन 4 लाख के जेवर थे इंस्पेक्टर। इसके अलावा और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा नरेश जी, आप या शोभा जी, आप या फिर आपकी बेटी रत्ना, आप लोग इन हमलावरों को पहचान सकते हैं? नहीं, एक तो अंधेरा बहुत था और चारों ने चेहरे भी ढके हुए थे। कैश तकरीबन 4 लाख थे। लॉकर टूटा हुआ है, कुछ ज्वेलरी भी थी उसके अंदर? जी इंस्पेक्टर, बिल्कुल थी। वैल्यू? वैल्यू तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो मेरी वाइफ आपको बता पाएंगी। आपने या आपकी वाइफ ने हमलावरों को देखा? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं। कुछ हुआ था, और जो हुआ था वो एक खौफनाक सन्नाटे में लिपटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसके लंबे साए में छिपे जुर्म को लंबी छूट मिल रही थी। खबर की माहौल कैसा है? पहले जैसे कोई भी पुलिस को हुलिया नहीं बता पा रहा है। पुलिस तुमको फिर फोन किया? हाँ। माने पुलिस को शक हो गया, किसी ने कुछ मुंह खोला क्या? नहीं, किसी को नहीं मालूम, किसी ने चेहरा नहीं देखा, कोई नहीं बोल रहा है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। ये साए लंबे होने वाले थे, घने अंधेरे में मुजरिम और ढीठ होने वाले थे, बेलगाम होने वाले थे। चल रहे कंचन, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं और अस्पताल भी। हम उन्हें बताएंगे क्या हुआ, लेकिन उतना ही जितना बताने की जरूरत है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम समझ रही हो ना? पुलिस कंट्रोल रूम, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अजी सुनते हो? चाय तो पीते जाओ। नहीं, अर्जेंट निकलना है। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है अबे? कोई कैजुअल्टीज? सर अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं है। मैं 10 मिनट में सूर्यनगर पहुंच रहा हूं, जहां से फोन आया था। मैं भी बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। सर एम्बुलेंस और हमारी टीम पहुंच चुकी है, मीरा भी वहीं मौजूद है।
विक्टिम सीनियर सिटीजन है। कोई कुछ बोला? क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं सर, शॉक में है। हमारी टीम घर को स्कैन कर रही है। अटैकर्स ने पूरे घर में उथल पुथल मचा के रख दिया है। सर, मेन गेट पे कोई भी फोर्स एंट्री नहीं है, लेकिन किचन का ग्रिल टूटा हुआ है। इतनी उथल पुथल और विक्टिम्स पर अटैक से ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, ज्यादा है। क्या सिचुएशन है? सर, अभी तक सिचुएशन कुछ क्लियर नहीं कि कल रात को यहाँ पर क्या हुआ था। विक्टिम्स ने भी अभी तक कुछ बोला नहीं है। ऐसा लगता है कि किचन की ग्रिल तोड़कर ये अटैकर्स घर के अंदर घुसे थे। सर, घायल बुजुर्ग सतीश चौधरी और बेटा जितेंद्र चौधरी, इन दोनों के अलावा जितेंद्र की वाइफ कंचन चौधरी घर पे थी। पर सर, वो भी कुछ नहीं बोल रही है। ये चुप्पी, ये सन्नाटा बना नहीं रह सकता। तीनों को बोलना होगा। जितेंद्र जी, कितने लोग थे? सर, मेरे पापा कैसे हैं? हॉस्पिटल में हैं। डोंट वरी, उन्हें अटेंड किया जा रहा है। कंचन जी, हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था कि आपके घर पे हमला हुआ है। कितने लोग थे? सर, घर में ना तो कोई मोबाइल फोन मिला, ना ही गाड़ी की चाबियां, पर कंपाउंड में गाड़ी के टायर के निशान देखे मैंने। ये देखिए। हमलावर गाड़ी में आए थे? मुझे नहीं मालूम। और आपकी गाड़ी? तो शायद वो ले गए। चाबी वहां लटकी थी। गाड़ी का नंबर दीजिए। अपने जोधपुर सिटी से बाहर निकलने के जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, सब पे नाकाबंदी लगा दो। व्हाइट सेडान, नंबर है RJ1457XA। सर, शायद 3 थे सर, श्योर नहीं बता सकता। एग्जैक्टली क्या हुआ? सर, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। मेरा ऑफिस कांति रोड पे पड़ता है। मेरी वाइफ कंचन एक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन। कंचन का क्लिनिक मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफिस के पास ही, तो रोज की तरह मैंने उसे पिक किया और हम घर पहुंचे। मैडम, खाना बना दिया है, मैं चलूं? जरा सा खाना टेबल पर लगा दो, फिर चले जाना। ठीक है? ठीक है मैडम। त्रिशा, पापा जी, जीतू, जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। तो उस नदी के किनारे ना, जो काली नदी थी ना, उसके पार एक पहाड़ी थी। पहाड़ी पर एक राजा का महल था। दादू, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि इस बार राजा ने अलग पैंतरा बनाया, और वो जो पीछे कौवा था ना, उसको पता चल गया। वो भाग के ना फिर से मम्मा, पर मुझे जानना है, दादू की कहानी का एक पार्ट बाकी है। अभी नहीं त्रिशा, कल स्कूल के बाद। चलो सो जाओ, अभी बहुत लेट हो गया। नहीं मम्मा, पर मुझे जानना है कि कौवा मामा के साथ हुआ क्या। त्रिशा, कल जान लेना ना, अभी चलो, गुड नाइट। नहीं पापा। हाँ बेटा। प्लीज आप मम्मा को समझाओ ना, मुझे जानना है कि कौवा मामा के साथ क्या हुआ। मिस त्रिशा चौधरी, कौवा मामा की कहानी अब हम कल सुनेंगे, क्योंकि अब हो गया आपके सोने का टाइम। सब सो गए थे। फिर रात के करीब 2:30 बजे मैंने कुछ सुना। घड़ी देखी थी आपने उस वक्त? जी, देखी थी। मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। सर, मुझे लगता है पापा ने भी वो आवाज सुनी होगी, क्योंकि बाद में जब मैंने रूम में झांका तो पापा बेड पे नहीं, जमीन पर थे।
होश आए तो उन्होंने मुझे भी पापा की तरह बांध दिया था, और कंचन को भी। फिर वो चले गए, ये धमकी देते हुए कि अगर हमने कोई चालाकी की तो वो लौटकर हम सबको मार देंगे। सबका मोबाइल फोन ले लो। सबका मोबाइल फोन कहाँ है? त्रिशा ने अपनी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। ये उठी, उसने देखा कि वो लोग कंचन के साथ झड़प रहे थे। सर सारी नाकाबंदी रेड अलर्ट पर है, पर गाड़ी अभी तक स्पॉट नहीं हो पाई है। कार किसी न किसी सीसीटीवी के सामने से गुजरी होगी। सबकी फुटेज मंगवाओ। सर यहाँ की एक प्रॉब्लम है, ये जगह स्टेट हाईवे से जुड़ी हुई है। अगर हाईवे से गए होंगे तो हमें कोई फुटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ जहाँ से पॉसिबल है मंगवाओ। जी सर। जितेंद्र जी, आप कह रहे थे वो 3 लोग थे, राइट? लग तो ऐसा ही रहा था, लेकिन तीनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। आप हमें उनकी डिटेल्स दे सकते हैं? हाइट, एज, कपड़े वगैरह? कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन जितनी जल्दी आप हमें उनकी डिटेल्स दे सकेंगे उतनी जल्दी हम उन तक पहुंच सकेंगे। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जल्द से जल्द पकड़ लीजिए उन्हें, छोड़िएगा नहीं उन्हें। उन्होंने जो किया वो 3 नहीं 4 थे। जो हुआ मैंने सब कुछ बता दिया इंस्पेक्टर साहब को। कंचन जी, अभी आपने कहा वो 3 नहीं 4 लोग थे। 3 हो या 4 क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने हमारे घर में लूट ली, मेरे पापा को इतनी बुरी तरह जख्मी किया। सर इस वक्त मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं अपने पापा से मिलने। जितेंद्र जी, मेरी अभी हॉस्पिटल में बात हुई है। आपके फादर आउट ऑफ डेंजर है और डरने की कोई बात नहीं। डरने की कैसे बात नहीं है सर? मेरी बेटी त्रिशा शॉक में। सर इस वक्त हम हॉस्पिटल जाना चाहेंगे प्लीज। इस वक्त शॉक में सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, आपकी पत्नी भी है, और ये शायद ऐसा कुछ जानती हैं जो उन्हें पकड़ने में हमारी मदद कर सके। मैं चाहती हूँ कि उन चारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ऐसी सजा दी जाए जो सबसे सख्त हो। इंस्पेक्टर साहब, वो 4 थे, क्योंकि मैं जब कमरे से निकली तो मैंने पापा जी के कमरे में उनमें से एक को देख लिया था। कंचन! जीतू, जीतू, पापा जी, पापा जी, इंस्पेक्टर साहब वो 4 थे। हाँ, और उन चारों ने मिलके मेरा रेप किया है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनको पकड़ी और फांसी की सजा दे दीजिए प्लीज। ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। दुनिया को मारी एक गोली जितेंद्र जी। इस वक्त आप अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए। बहुत बहादुर है आपकी पत्नी, जो अपने ऊपर हुए जुर्म को दबाने के बजाय सामने आकर उसका खुलासा कर रही है। हम वादा करते हैं आपसे कंचन जी, आपको न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये जुर्म किया है उन्हें सजा होगी। उनमें से 2 लोगों की शक्ल मैंने थोड़ी बहुत देखी थी। मैं बता सकती हूँ वो कैसे दिखते हैं, पर सर प्लीज चारों पकड़े जाने चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी अगर आप उनका चेहरा डिस्क्राइब कर पाए तो। और एक बात कंचन जी, इस वक्त आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है। आई नो सर, आई एम अ डॉक्टर। हुकुम।
सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। हमें हमारे बड़े साहब जी के पास होना चाहिए इस वक्त। मिलोगे तो जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देने होंगे। नाम क्या बताया अपना? बन्ना। सुबह 6:30 बजे आती हूँ, दोपहर को 3 बजे निकल जाती हूँ मैडम। कल कितने बजे गई? 3 बजे। किसको बताया तूने कि साहब के पास कैश होता है? किसी को नहीं मैडम, मुझे भी कहाँ पता। पति है तेरा? जी हाँ। क्या करता है? घर का काम करता है जी। ये बन्ना के साथ चक्कर है ना तेरा? नहीं मैडम। तूने किया या बन्ना के साथ मिलके किया? नहीं मैडम, मैंने। बन्ना ने किया? मुझे नहीं पता मैडम। चल फोन नंबर दे अपना। फोन? हाँ फोन दे, दूसरा वाला भी दे। एक ही नंबर है जी। फिर दे फटाफट। सर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ और हर कोई जानता है कि हमारी लाइन में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश हमेशा होता है आपके घर में? जी हाँ। उस सूटकेस में कितना कैश था? लगभग 15 लाख। मुझे कैश कब से था, मतलब कल से या उससे पहले से? तकरीबन 1 हफ्ते से। किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं जो ऐसा कुछ इतना कुछ कर जाए। ये जो आपका नौकर है बन्ना और नौकरानी रजनी, इनके साथ आपकी कोई अनबन, कोई शक? नहीं सर, काफ़ी सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, उन पर तो कोई शक नहीं है। साहब मैं बड़े साहब जी की देखभाल करता हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा साहब जी? पैसों के लिए। वो 4 लोग कौन थे? तेरे दोस्त थे कि किराए पर लाया था? मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। साहब लोग से पूछो, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? तेरे चेहरे पर लिखा तू नहीं कर सकता। नहीं साहब। तू सीधी तरह बोलेगा कि मार खा के मानेगा? नहीं साहब, मैं सच बता। आपका घर कॉलोनी के सबसे लास्ट में है और आपके घर के सामने सिर्फ खाली प्लॉट्स हैं। सर इस एरिया में कोई वॉचमैन नहीं है, आसपास सब इंडिपेंडेंट बंगलोज ही हैं। आपकी कॉलोनी में कोई वॉचमैन नहीं है, आपके आसपास के किसी बंगले में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और आपके यहाँ से हाईवे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर और आपके घर में ढेर सारा कैश। मुझे नहीं लगता किसी ने एवं ही चांस लिया होगा, बल्कि किसी गैंग का काम लगता है जिसने बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आपके घर को निशाना बनाया। अपनी याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए और हमें बताइए कि किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी जो ऐसा कर सकता हो। और याद रहे, उनका इरादा सिर्फ चोरी का नहीं था। तुम चेंज कर सकती हो कंचन, और तुम्हारे कपड़े पुलिस को देने होंगे इंस्पेक्शन के लिए। प्रोसीजर तो तुम जानती हो। आई एम सॉरी कंचन, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पापा जी। त्रिशा, मेरी त्रिशा कैसी है? और जीतू? दोनों ठीक है। त्रिशा घर पे है रजनी के साथ और जीतू पुलिस स्टेशन का है। और बेटा तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट उठती नहीं कंचन? नहीं पापा जी। चेहरा वो थोड़ा रफ सा था, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसकी। आंखें कंचन जी? बड़ी बड़ी काली आंखें थी उसकी। चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, कलर याद नहीं है सर। कुछ यूं सर से लिपटाकर चेहरे का इतना पोर्शन ढका हुआ था। उसके चेहरे का सिर्फ इतना ही दिख पाया जब कपड़ा सरक गया था। सर आप लोगों ने पकड़ लेंगे ना उन चारों को? जी कंचन जी, ये स्केचेस उन्हें पकड़ने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। सर एक और बात है, पता नहीं मेरे हस्बैंड ने आपको बताया या नहीं। क्या कंचन जी? इस रेप के अलावा और ऐसी कौन सी बात है जो आपके हस्बैंड हमें नहीं बता रहे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एक बात है जो शायद मेरे हस्बैंड मिस आउट कर गए हों। उन चारों में से जिसने सबसे पहले मेरा रेप किया था, ये इसकी आवाज़ मैं पहचान सकती हूँ। शायद उन चारों का लीडर यही था, और उसके बोलने का लहजा यहाँ का तो नहीं था। चुप रहे, नहीं तो हम तुमको मार डालेगा। शायद बंगाल साइड का हो, शायद बंगाली हो। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी बहुत हेल्प करेगी। कंचन जी, कुछ और ऐसा है जो शायद आपके हस्बैंड हमें बताना मिस आउट कर गए हो, और कुछ ऐसा? सर, कंचन जी की सिम कार्ड का लोकेशन राणा नगर है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर। जितेंद्र जी की गाड़ी भी हमें वहीं मिली है।
एज इट इज है। लगता है मुजरिम कार को छोड़ के भाग गए। ये उन चारों में से 2 के स्केचेस हैं। ये वाला बंगाली लहजे में बोलता है। सर, हमने राणा नगर के सरपंच को संदेशा भेजा है, वो गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन लोगों को पता था कि ये कार लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग सकते, इसीलिए इन्होंने कार यहाँ पार्क कर दी और गाड़ी की चाबी छोड़ दी। कार के पास से 3 सिम कार्ड बरामद हुए। अबे ये तीनों सिम कार्ड सतीश चौधरी, जितेंद्र चौधरी, कंचन चौधरी के हो सकते हैं। वो चारों काफी माहिर मालूम होते हैं। वो लोग जानते थे कि अगर वो सेल फोन्स और कार अपने साथ ले जाएंगे तो विक्टिम को हम तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। जगत। यस सर। फोरेंसिक टीम बुलवाओ, कार की स्कैनिंग करवाओ। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स हिस्ट्री शीटर्स के साथ मैच करवाओ। ओके सर। मीरा सर, तुम जगत के साथ गांव में जाके पता करो कि उन लोगों का गांव से कुछ लेना देना है या फिर कार ऐसे ही यहाँ छोड़कर चले गए। किसी भी विषय ये तो मैं मुझे उन 4 हमलावरों में से 2 की शक्लें इन 2 तस्वीरों से मिलती हैं और इनमें से ये वाला, ये बंगाली लहजे में बात करता है, शायद बंगाली है। नहीं जी। इन लोगों ने जो कार चुराई है वो कार हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे मिली है। मतलब हो सकता है ये चारों आपके ही गांव में हो, किसी घर में छुपे हो सकते हैं। एक के घर की तलाशी लेंगे, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे लोगों को पनाह दे। देखिए, हम लोग आप पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन चारों को खोज निकालें, जो हो सकता है आपके ही गांव में कहीं छुपे हैं। जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा करेंगे जी। सर, तीनों सिम कार्ड्स विक्टिम्स के ही हैं। जितेंद्र चौधरी, सतीश चौधरी और डॉक्टर कंचन चौधरी। एक्सपेक्टेड था। इन चारों हमलावरों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अभी भी इनके पास हो सकते हैं। एक काम करो, IMEI ट्रैकिंग पे डलवा दो। सर, जैसे ही पता लगा सिम कार्ड विक्टिम्स के हैं, मैंने ट्रैकिंग रिक्वेस्ट भेज दी। गुड। और सर, वो 2 नौकर रजनी और बन्ना, दोनों के रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। कुछ तो अनक्लीन है, बहुत ही मैला। अबे एक काम करो सर, जितेंद्र चौधरी की बैकग्राउंड चेक करो। बिजनेस में लॉस, दुश्मनी, इंश्योरेंस का मामला, सब कुछ। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यस सर। ये चारों हमलावर फरार है। हो सकता है कोई अंदर का ही आदमी ये खेल खेल रहा हो और इन चारों पे से उसकी लगाम ढीली हो गई हो। इसी वजह से डकैती के वक्त ये चारों वहशी कंचन चौधरी पर टूट पड़े। और ये बात जितेंद्र चौधरी हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया का डर। दुनिया का डर एक बहाना भी तो हो सकता है भाई। लोग बाग एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल सकते हैं। अपने इलाके में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ, अंदर करो और डंडा करो। जी मैडम। क्यों बे गोविंद, हमारा फोन नहीं उठा रहा है तू? लगता है तुझे उठाने का टाइम आ गया है। मुझे तेरे बहाने नहीं चाहिए, काम की खबर चाहिए। कल सुबह मुझे अपने अड्डे पे मिल, वरना तेरी खटिया खड़ी करूंगी मैं। जी ठीक है, ओके। कंचन, गाँव में ऑन द वे पापा जी को लंच देता जाऊंगा। नहीं, मैं चली जाती हूँ। त्रिशा वैसे भी सुबह से पापा जी के साथ है, उनसे मिलना भी हो जाएगा और मैं वहीं से क्लिनिक निकल जाऊंगी। कुछ दिनों के लिए ऑफ क्यों नहीं ले लेती हो? मेरे पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत है जितेंद्र, और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे भी उनकी ज़रूरत है। वही मुझे ये सब भूलने में मदद करेंगे ना? सॉरी कहना था कि मैंने तुमसे कहा कि इस बात को दबा दो, पुलिस से कुछ ना कहूँ, यही ना? ये मुझसे वैसे भी नहीं हो पाता जितेंद्र। कोई हमारे घर में घुसा है, जो मन मर्जी हो वो करे और निकल जाए, और मैं चुप रह जाऊं। ये चुप्पी हजम नहीं होती मुझे। तेरे को बोला ना फोन नहीं करने का। अरे तेरे मतलब की बात है, इसलिए फ़ोन कर रही हूँ। अरे जल्दी बोल, मेरे को फ़ोन बंद करना है। इन्फॉर्मेशन आया है, मामला जो है थोड़ा गड़बड़ा गया है। रेडार में हो, रेडार से बाहर निकलो, गर्मी बहुत है। तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आया है? तो क्या सपने में आया है? अब चलो रखती हूँ मैं, मुझे भी ये फ़ोन बंद करना है। अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया, निकलना होगा। क्यों, तुमको कोई खबर मिला है क्या? तुम ना ज़्यादा सवाल मत पूछो।
निकलना होगा, दादा आप भी निकलना होगा। अरे दादा कुछ तो बोलो, क्या पता चला तुमको? पुलिस ढूंढ रही है हमें बारात लेकर। दादा खबर पक्की है। सुनो रे, सब अलग अलग रास्ता में जाएगा, सबका मोबाइल फोन बंद रहेगा, कोई कभी चालू नहीं करेगा, रास्ता में कोई किसी से बात नहीं करेगा, समझा? ठीक है दादा। चलो सामान बांधो। चलो। कौन किसे संदेशे भेज रहा था? वो कौन लोग थे जो इन चारों को एक संगीन जुर्म के बाद भागने में मदद कर रहे थे? ऐसा लग रहा था कि इन चारों बेलगाम क्रिमिनल्स का कोई कोऑर्डिनेटर था, कोई कठपुतलीकार। एक भी नहीं? नहीं सर, एक भी नहीं है। हमारी फॉरेंसिक टीम ने कार को स्कैन किया, 4 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन ये 4 हमारे हिस्ट्री शीटर्स की डेटाबेस से मैच नहीं करते हैं। सर 35 गैंग्स को खंगाला है, छोटे बड़े सब। रिटायर्ड डाकुओं को भी क्वेश्चन किया है, हर नेटवर्क टैप किया, कहीं से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। और वो बंगाली में बात करने का लहजा, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ सर। पूरा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जयपुर सब जगह घूमा, पर इनको कोई नहीं जानता। बंगाली लहजा था, वो भी पता लगाया। यहाँ पास ही की बस्ती में काफ़ी लोग बंगाली है, उनसे भी पूछा, पर कोई नहीं जानता इन्हें। लूटपाट हुई है, मारपीट हुई है, गैंग रेप हुआ है, किसी ने तो किया होगा, कोई तो होगा। जितेंद्र की बैकग्राउंड से कुछ निकला? एक्चुअली नो सर, चेक करने जैसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। और ये चारों भी सामने नहीं आ रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि ये चारों है नहीं हमें? सर आउट ऑफ स्टेट की गैंग हो सकती है, या खास इस काम के लिए लाए गए हों बंगाल से। शायद 3 थे सर, श्योर नहीं बता सकता। 3 नहीं 4 थे। बंगाली लहजे में बात करते हैं, इसका मतलब बंगाल से कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। अबे सर, हमें जाल बहुत दूर तक फेंकना होगा, इंटरस्टेट जाल। दो सस्पेक्ट के स्केचेस और चारों के डिटेल्स के साथ एक इंटरस्टेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। देश के अलग अलग राज्यों के हिस्ट्री शीटर से और जेल्स में पूछताछ हुई। हर स्टेट के क्राइम डेटाबेस को बारीकी से खंगाला गया। जी नहीं, हमने हाथ खड़े नहीं किए। एक अरसा हो गया इंस्पेक्टर, 4 क्रिमिनल्स अपनी मर्जी से समय, जगह और विक्टिम्स को ढूंढकर उन पर अटैक करते हैं, और आप लोग हफ्तों बाद भी उन्हें पकड़ नहीं पाते। क्योंकि वो कायर हैं कंचन जी, अंधेरे में वार करते हैं। लेकिन मैंने वादा किया है आपसे, अगर वो दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में भी होंगे ना, तो घसीट कर लाएंगे उन्हें। आपको न्याय मिलेगा कंचन जी। शीतल, नेक्स्ट पेशेंट को भेज दो प्लीज। कई दूसरे केसेस के कारण हमसे छूट गया होगा, लेकिन आपका जो ये सूर्यनगर जोधपुर वाला जो एक केस है, 1 महीना हो गया सुधीर, 4 सस्पेक्ट हैं, लेकिन एक भी लीड नहीं मिली। लीड तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे फरीदाबाद में भी ठीक ऐसे ही केस हुआ था, आपके केस से तकरीबन 4 महीने पहले। सुन रहा हूं, कनेक्शन बताइए। वो मैं आपके केस की डिटेल्स पढ़ रहा था। इंडिपेंडेंट प्लॉट पर बंगलो, सीसीटीवी का ना होना, वॉचमैन का ना होना, और हाईवे से लग के घर। आगे घर में घुसने की मोडस ऑपरेंडी भी वही थी। किचन की ग्रिल को तोड़कर वो लोग अंदर आए थे। विक्टिम्स को बांधा था? यस, पूरा का पूरा ऑपरेशन ठीक ऐसा ही था जैसे कि आपके केस में। हमलावरों को मानो घर की पूरी जानकारी थी, और जैसे आपके केस में विक्टिम्स अपने केस को परसू करने से हिचकिचा रहे थे, इस केस में भी ऐसे ही था। हालांकि हमने पूरी कोशिश की। सुधीर, मैं एक बार उन लोगों से मिलना चाहूंगा। कोई कनेक्शन मिले ना मिले, बात की बात है, कम से कम कुछ आइडिया तो मिलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों। अरे सुधीर साहब, ये क्या है?
हम आपको 2-2, 3-3 बार बता चुके हैं कि लॉस क्या क्या हुआ। हम उस हादसे को भुला चुके हैं। अब हमने घर के बाहर एक वॉचमैन भी बिठा रखा है। हम उस केस को परस्यू करना नहीं चाहते हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं इस बात को? आप केस परस्यू करना चाहते हैं या नहीं, सवाल ये नहीं है। फैक्ट ये है कि क्राइम हुआ है, आपके घर पर हमला हुआ है और हमलावर अभी भी आजादी से घूम रहे हैं। नरेश जी, हमारे जोधपुर में भी जिस घर पर हमला हुआ है वो हमलावर भी अभी तक पकड़े नहीं गए। देखिए नरेश जी, हमें इन दोनों केसेस में काफी समानताएं दिख रही हैं। हमें लग रहा है कि शायद ये किसी एक ही गैंग का काम है। हम बस उन्हें पकड़ना चाहते हैं, उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं ताकि कल को वो किसी दूसरे घर को अपना निशाना ना बना सके। सर, ये एक चीज कॉमन है जो सूर्यनगर में भी हुई और यहाँ भी। कुछ और भी है, जबरदस्त कॉमन। क्या सर? मैंने बताया ना, वो लोग आए, पैसे जेवर लूटे। उन्होंने आपको बांध के रखा था? जी हाँ, बांध के रखा था। हाँ, हमें कुछ पता नहीं चला कौन आया था अंदर, कैसे आया। बस बेडरूम में घुसे, हम पर वार किया, हम बेहोश हुए, सब कुछ लूट ले गए। हमला करने से पहले उनकी आपसे कोई बात हुई थी? कैश कहाँ, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने? हाँ, पूछा था। बंगाली लहजा था पूछने वाले का। पैसे कहाँ है? बोलो पैसे कहाँ है? हाँ, उनका स्टाइल तो था वैसे बात करने का। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई नरेश जी? उस समय उस टेंशन में छूट गया होगा दिमाग से। आपने उनके चेहरे इतने नजदीक से देखे थे कि उनके चेहरों की डिटेल्स हमें बता सकें? नहीं जी, अंधेरा इतना था, बस उन्होंने लूटा और भाग लिए। सर, इन सारे केसेस में एक बात और कॉमन है। ये हमलावर इनकी भी गाड़ी लेकर भाग गए थे, जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर उन्होंने छोड़ी और उसके बाद निकल गए। देखिए ना नरेश जी, हमारे जोधपुर में जो केस हुआ और आपके केस में कितनी सारी बातें सामने आ रही हैं कॉमन। नरेश जी, कुछ और ऐसा है जो आपके दिमाग से छूट गया हो, जो आपने सुधीर को ना बताया हो? नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग चाहते क्या आखिर। उस रात जब आपके घर पे अटैक हुआ, घर में कौन कौन था? बस हम ही थे, मैं, शुभा और हमारी बेटी रत्ना। रत्ना का अपना बेडरूम है नहीं? नरेश जी, शुभा जी, उस रात उन दरिंदों ने रत्ना को बांध के रखा था उसके कमरे में, है ना? रत्ना, मेरा तो अंदर जाए। नहीं पापा, एक मिनट। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। यस। वो स्केचेस जो आपने मम्मी पापा को दिखाए थे, आई एम सॉरी सर, उस दिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मुझसे कुछ पूछा ही नहीं क्या था। सर, वो लोग 4 लोग थे और उन लोगों ने मेरे साथ, सर मैं उन्हें उतना ही दुख देना चाहती हूँ जितना उन्होंने, इससे 100 गुना ज्यादा शायद। सर मैं नींद में थी और वो लोग 4 थे। अगर 1 या 2 होते तो मैं कुछ करती, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती और
शायद ये सब ना होने देती। सपना बेटा, इस हादसे को भूलने की कोशिश करो। और जहां तक बात है दर्द की, कानून उन्हें दर्द देगा, ऐसा दर्द देगा कि सालों तक भुगतेंगे वो। डरपोक लोग हैं, वो डर रहे हैं तुमसे, हमसे। डर के मारे तुम दबाकर भाग रहे हैं, लेकिन कहां तक भागेंगे, कहां तक छिपेंगे? पकड़े जाएंगे। आई प्रॉमिस यू बेटा, हम उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा कर रहेंगे। तुमने ये सारी बातें बता के अपने सीने का बोझ हल्का कर लिया है। अब वो बुज़दिल कभी तुम्हें सपनों में दिखाई नहीं देंगे। बेटा एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारे स्केच आर्टिस्ट को उन लोगों के चेहरे की डिटेल्स देने में हमारी मदद करोगी? बच्ची है मेरी, 12वीं में है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया को इसके बारे में पता चले। टूट जाएगी वो सर। नरेश जी, हमें आपकी बेटी की हेल्प सिर्फ उन लोगों के स्केचेस बनाने के लिए चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत स्ट्रांग है आपकी बेटी, बहादुर है। मैं समझ सकता हूं, चिंता मत कीजिए आप, आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी। सर इतनी सारी कॉमन बातों के बाद भी एक बात और है जो इन दोनों केसेस में कॉमन है। नरेश जी, डॉक्टर नरेश अग्रवाल। विक्टिम कंचन चौधरी, डॉक्टर। नरेश जी, डॉक्टर। एक मिनट। ऐसा ही एक और केस भी हुआ था, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर, आउटर फरीदाबाद का केस है। इस केस के होने से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले का केस था। वो केस क्या है? वहाँ भी एक फैमिली है, जैन फैमिली, डॉक्टर विकास जैन। हमें इस डॉक्टर विकास जैन की फैमिली से भी मिलना हो। तीनों केसेस में लगभग एक जैसा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। कोई पर्सनल एंगल हो सकता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तीनों डॉक्टर के घर हैं और तीनों पर अटैक होता है। अस्सलाम वालेकुम खाला। आओ बेटा, अंदर आओ। अरे नहीं, फिर कभी खाला, ये आपके लिए भेजा है। ये तो बताओ, मेरा कलीम कैसा है? भालो बच्चे, अच्छा है। अब क्या बताऊं आपको? सब कुछ तो बता चुका हूं इन्हें मैं। अब मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए और कुछ नया नहीं है। अब क्या चाहते क्या हैं आप? बताएंगे मुझे? जिन 4 लोगों ने आपके घर को लूटा, उन्होंने यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक और फैमिली पर हमला किया और उसके कुछ महीनों बाद जोधपुर में एक फैमिली को अपना निशाना बनाया। हम बस उन 4 मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं। तो पकड़िए ना उन्हें। बार बार मुझसे वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि बार बार वही सवाल करने के बावजूद हमें हमारे सवालों के सही जवाब नहीं मिल रहे। जो हुआ वो सही बताया मैंने आपको। उन लोगों ने हमें बांध दिया और हमारे घर को लूटा, कैश ले गए और मेरी कार भी ले गए, जो हमें आपके घर के 5 किलोमीटर दूर मिली। इसमें चाबी लगी हुई थी और आपके घर के सारे मोबाइल्स के सिम कार्ड्स आपकी गाड़ी में ही थे। आपको मेरी कार और सिम कार्ड्स मिले। और क्या पूछना चाहते हैं आप?
4 लोग थे। मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, ढके हुए थे। कपड़ों से ढके हुए थे? कपड़ों से ढके हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, वो 4 लोग आपको मिल जाए ना तो उन्हें छोड़िएगा मत, गोली मार दीजिएगा, वहीं पे खत्म कर दीजिएगा प्लीज। आप लोगों ने पकड़ लिया है क्या उन्हें? हाँ बोलिए, आप लोगों ने पकड़ लिया है क्या उन्हें? अभी नहीं पकड़ा है, लेकिन तो फिर आप क्यों कुरेद रहे हमें? दिखता नहीं है आपको मेरी बीवी को कितनी तकलीफ हो रही है? फिर से वही सवाल, वही यादें, वही। देखिए, मैं आपको नहीं जानता। पहले ये आए, इन्होंने हमसे 1000 सवाल किए, सिर्फ सवाल किए, फिर कुछ नहीं हुआ। महीने बीत गए, अब आप आधमके हो और आप भी वही के वही सवाल कर रहे हो। फिर क्या हुआ और क्या हुआ और क्या हुआ? ये सवाल करने से वो फरार पकड़े जाएंगे क्या? वो जंगली कुत्ते तो अभी भी आराम से घूम रहे होंगे ना? क्यों? क्योंकि आप सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचते हैं। कब पकड़ पाएंगे आप उन 4 को? कभी पकड़ पाएंगे भी या नहीं? देखिए, हम पर क्या बीती हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप बार बार यहां आकर वही सवाल पूछ के हमारा दर्द कम करने के बजाय हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। हमारा इरादा आपके दर्द को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा जुर्म किया है उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाने का। तो पहुंचाइए ना, पीटिए उन्हें, घसीट घसीट के ले जाइए और फांसी के फंदे पर लटका दीजिए उन्हें। हमारे अलावा और 2 घर लूटे हैं ना उन्होंने। क्यों लूटे? क्योंकि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इन्होंने उन लोगों को सही वक्त पर खत्म नहीं किया, और अब आप भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो पता नहीं वो लोग किसके घर में अपना कांड फिर से कर रहे होंगे। कभी कभी तो सोचता हूं कि हमें पुलिस की जरूरत ही क्या है। देखिए डॉक्टर जैन, हम इन तीनों अटैक्स को मैच कर रहे हैं, और मैच करने से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों अटैक्स में सेम सामने आ रही हैं। आप फरीदाबाद के ही डॉक्टर नरेश अग्रवाल को जानते हैं? मैं किसी नरेश अग्रवाल को नहीं जानता। जोधपुर की डॉक्टर कंचन चौधरी? नहीं। डॉक्टर नरेश अग्रवाल ऑर्थोपेडिक और डॉक्टर कंचन चौधरी जनरल फिजिशियन है। तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन आपके किसी पेशेंट का कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है आपने अपने किसी पेशेंट को डॉक्टर चौधरी या डॉक्टर अग्रवाल को रेफर किया हो, या उन्होंने अपने किसी पेशेंट को आपको रेफर किया हो। मैंने कहा ना, मैं किसी नरेश अग्रवाल या कंचन चौधरी को नहीं जानता हूं। अब आप लोग हमें अकेला छोड़ेंगे भी या नहीं? देखिए, मैं मानता हूं आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, बहुत बड़ा जुर्म हुआ है आपके साथ, और वो लोग अभी तक खुला घूम रहे हैं, वो पकड़े जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं गलती है हमारी। गलती है आपकी, मानते हैं आप। ये बोलने से आप बच नहीं सकते इंस्पेक्टर। आप और वो सारे पुलिस वाले जो मुजरिमों को नहीं पकड़ पाते, यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है वो पकड़े जाएंगे, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। आई प्रॉमिस यू डॉक्टर जैन। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके क्लिनिक में और आप जिन जिन हॉस्पिटल में विजिट करते हैं वहां पर जितने भी आपके पेशेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और खास करके आपके वो पेशेंट जिनसे आपका कभी कोई झगड़ा हुआ हो या उनका आपसे कोई झगड़ा हुआ हो, ट्रीटमेंट को लेकर, फीस को लेकर या किसी भी बात को लेकर। प्लीज। डॉक्टर नरेश अग्रवाल ऑर्थोपेडिक फरीदाबाद और डॉक्टर विकास जैन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये भी फरीदाबाद बेस्ड है। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि डॉक्टर नरेश और डॉक्टर विकास से कभी मिली हूँ। हाँ, लेकिन हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बट इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ याद नहीं है। कंचन जी, आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी पेशेंट हैं सबकी एक लिस्ट बनाइए, खास करके वो लोग जिनका आपके साथ कोई द्वेष, गुस्सा या आपसे कोई दुश्मनी रही। दुश्मनी? पेशेंट की मुझसे दुश्मनी? कभी ट्रीटमेंट को लेके या फीस को लेके किसी भी पेशेंट से कोई अनबन या झगड़ा कुछ भी हुआ? ऐसा कुछ है तो नहीं। फिर भी डॉक्टर, अच्छा होगा आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें और एक लिस्ट बनाएं अपने नए पुराने सभी पेशेंट्स की। रत्ना बेटा, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। शोभा जी, अब आप लोग घर जा सकते हैं और निश्चिंत रहिए, ये चारों बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे।
अब हम जोधपुर लौटेंगे, नया ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। तुम यहां पर करना। राइट। इंटरेस्टेड ढूंढना होगा। एक बार बस ये हाथ में आ जाए, बाकी के 3 भी हाथ में आ जाएंगे। डॉक्टर्स के पेशेंट्स की लिस्ट भी आ जाए तो हम उन्हें भी मैच करेंगे। वैसे मुझे इन सारे अटैक्स में कोई पैटर्न जरूर लग रहा है। बिल्कुल, पैटर्न एक ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये दोनों स्केच को ध्यान से देखो और अपने बंगाल में एक एक जिला, एक एक गांव, कस्बा, हर जगह ढूंढो। अपने सारे आदमी को काम पे लगा दो। टाका टेंशन नहीं, जो खर्चा होगा हम देगा, लेकिन ताड़ाताड़ी खबर निकालो, मामला खूब गरम, बुझ ले। ये स्केच है और शायद ये टीम का लीडर है। दूसरे बंदे की रफ स्केच है तेरे पास। हाँ मैडम है। अब हमारे पास दिन के 24 नहीं 28 घंटे होंगे, तब तक जब तक ये और इसकी पूरी गैंग नहीं मिल जाती। समझ गया मैडम। टिप की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे ये आदमी किसी भी हाल में जल्द से जल्द चाहिए। उस्मान, आज तक तूने मेरे लिए जितने लोगों को ढूंढा है वो सारे एक तरफ और ये चारों एक तरफ। टिप तुझे 4 गुना मिलेगी, पर मुझे ये लोग चाहिए, मतलब चाहिए। जी साहब। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन इन्हें लेके आया, एक एक डिटेल चाहिए मुझे, समझा? गिरोह के एक सदस्य के पक्के स्केच के आधार पर बड़े पैमाने पर इंटरस्टेट सर्च ऑपरेशन दोबारा से लॉन्च हुआ। खबरियों का हर नेटवर्क ओवरटाइम कर रहा था। फरीदाबाद के डॉक्टर नरेश अग्रवाल और डॉक्टर विकास जैन और जोधपुर की डॉक्टर कंचन चौधरी ने अपने अपने पेशेंट्स की लिस्ट भेजी। एक एक नाम स्कैन हुआ, यह पता करने के लिए कि क्या ये 3 अटैक्स जुड़े हुए थे। ये तीनों डॉक्टर्स जिस जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी करते थे, वहां पुलिस ने पूछताछ की, ये पता लगाने के लिए कि क्या इन तीनों डॉक्टर्स में कोई कनेक्शन था। पुलिस उस एक सिंगल सुराग की तलाश में थी जो उन्हें जल्द से जल्द इन हमलावरों तक पहुंचा सकता। इस गिरोह की दरिंदगी और वहशियत के शिकार जो हुए थे, वो सभी अब काफी अचरज में थे कि ऐसा कौन था उनके अतीत में जिसने इतने क्रूर तरीके से उनके साथ प्रतिशोध लिया। पैकेट अम्मी तुम्हारा अम्मी के दीदी सी, बाकी सबके घर में भी दे दिया है। हाँ, अब जल्दी बोलो, मामला कैसा है? अभी गर्म है क्या? 3 घरों में डकैती और गैंगरेप करने वाला 4 लोगों का यह गिरोह पुलिस के शिकंजे से फिलहाल बहुत दूर था। पेशेंट्स वाला एंगल जो पुलिस टटोल रही थी, वो उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिससे मौजूदा माहौल में और उलझन पैदा हो गई। जी हाँ, कल ही रोहतक से खबर आई। मैं डॉक्टर धीरजपुरी से मिलकर भी आया। फिर से एक डॉक्टर का घर? हाँ, सेम पैटर्न। सबको बांधा गया, कैश लूटा गया और उसके बाद डॉक्टर पुरी की वाइफ के साथ रेप किया गया। 4 हमलावर थे। 4 हमलावर, सेम मोडस ऑपरेंडी। किचन का ग्रिल काट कर आए थे, पक्का वही है। डॉक्टर धीरजपुरी और उनकी वाइफ पर अटैक डॉक्टर विकास जैन और उनकी वाइफ के अटैक से ठीक 2 महीने पहले किया गया। सेम मोडस ऑपरेंडी। फिर से डॉक्टर का घर, अकेला बंगला, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना सीसीटीवी कैमरा, हाईवे के एकदम करीब, सेम पैटर्न। अपने साथ कार और मोबाइल फोन ले गए और किसी सुनसान जगह पर कार और सिम कार्ड छोड़ दिए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लेकर गए। सर, हो सकता है जो एंगल हम प्रूव कर रहे हैं वो एक कोइंसिडेंस हो, इन चारों केसेस में कोई कनेक्शन ही ना हो। चलो मान लेते हैं, हो सकता है। और अगर ये एंगल नहीं भी है, ये सिर्फ रैंडम टारगेट्स थे हमलावरों के, तो भी कोई ना कोई एंगल होना चाहिए जिसकी वजह से ये बिना डर के, बिना रोक टोक के एक के बाद एक क्राइम करते जा रहे हैं और हम इनके पैटर्न को क्रैक नहीं कर पा रहे। ये बेलगाम इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सही वक्त पर इनको लगाम लगाई नहीं गई। इन चारों केसेस में एक और बात कॉमन है, किसी भी घर में फाइट बैक नहीं हुआ, किसी ने भी इन चारों को चैलेंज नहीं किया, जवाबी जख्म नहीं दिए। सर, हो सकता है कि पेशेंट्स वाले कोई कनेक्शन ना हो, बल्कि इनका कोई स्पॉटर हो जो ऐसे घर ढूंढता है जिन पर अटैक करना आसान हो। अगर कोई ऐसा स्पॉटर है तो फिर कमाल का स्पॉटर है, तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। जोधपुर, रोहतक, फरीदाबाद, 3 शहरों में वो 4 फैमिलीज को स्पॉट करता है, एक ऐसे गैंग के लिए जिसका लहजा बंगाली है। चारों फैमिली डॉक्टर्स की, इंडिपेंडेंट बंगलो जहां पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना सीसीटीवी कैमरा। सबके सब बंगलो
हाईवे से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस हों जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि तमाम सिस्टम होने के बावजूद हमारा तालमेल ठीक नहीं है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती है तो बहुत देर से पहुंचती है। तब तक आरोपी और जुर्म कर चुका होता है। अबे सर, शायद तुम सही कह रहे हो। शायद कोई स्पॉटर होगा जो इन घरों को पहचानता होगा। हमें चौधरी बंगले में एक बार फिर जाना चाहिए। ये घर टारगेट करना आसान है, अलग है। तो पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं थी। सर, ये जितेंद्र चौधरी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है और उसकी वाइफ डॉक्टर है। सर, ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है घर पे कैश और ज्वेलरी मिल सकती है। कैश और ज्वेलरी के अलावा ये चारों हवस मिटाने के लिए भी जुर्म करते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ गैंगरेप ना हुआ हो। यू आर राइट। यही समझ में नहीं आ रहा है कि चोर आखिर चाहते क्या थे, रेप या फिर लूट। अजीब सी बात है, हमारे खबरी नेटवर्क ने भी 0 रिजल्ट्स दिए हैं। सर, ये लोकल हिस्ट्री शीटर्स के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाया है। बंगाली लहजे में बातें करते हैं। ये भी तो हो सकते हैं चारों बंगाल से हों। सर, वेस्ट बंगाल की पुलिस भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं भेज पाई है। तो फिर कौन हो सकते हैं ये? और इन शहरों में इनका क्या कॉन्टैक्ट नेटवर्क है जो एक जैसे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करता हो? जी नहीं मैडम, मैं तो यहाँ सबके घर से कचरा इकट्ठा करके यहाँ जमा करती हूँ। इतना समय ही कहाँ होता है कि कहीं और देखूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कभी तुमने किसी को देखा घरों में झांकते हुए या पूछताछ करते हुए? जी, मैं तो अपने कामों में ही लगी रहती हूँ। इतना टेम ही कहाँ होता कि यहाँ वहाँ देख सकूँ। ये जितेंद्र चौधरी के घर में जो कांड हुआ है उसके बारे में तो तुझे पता होगा? पता चला मैडम जी, लेकिन हुआ क्या ये नहीं जानती। बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई थी, देखा मैंने, लेकिन इन लोगों के घर में क्या होता है हम जैसे लोगों को कहाँ पता होता है। नाम क्या है तेरा? यास्मीन जाफरी। कहाँ रहती है? वो चंदन बाग के पीछे वाली बस्ती में। सर, मैंने डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर जैन दोनों के घर के बाहर अपने आदमी लगाए हुए हैं। ये देखने के लिए कोई ऐसा तो नहीं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हो, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। अपनी सर्च कंटिन्यू रखो सुधीर। एक भी और क्राइम होना नहीं चाहिए। बाद में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इसे रोक सकते हैं। सही कह रहे हैं सर, चारों क्राइम सीन से चुराए गए फोन्स की IMEI ट्रैकिंग चल रही है सर। वो तो महीनों से चल रही है। बस हर 2-3 हफ्तों में कुछ फोन ऐड हो जाते हैं, लेकिन एक भी फोन स्विच ऑन नहीं हुआ। हो सकता है सर अभी तक बेचा ही ना हो। लेकिन क्यों नहीं बेचे? ये लोग 8-10 मोबाइल का कर क्या रहे होंगे? मैडम, हम पूरा ट्राई कर रहा है, एक भी दिन नहीं गया स्केच लेके घूमे बिना, लेकिन पता ही लग पा रहा ये आदमी दूसरा जिसका स्केच है ये बंगाल के किस कोने से निकले हैं। बिहार? वहाँ भी बंगाल के कुछ लोग रहते हैं और बंगाली लहजे में बात करते हैं। हम उधर भी 4 आदमी लगाए मैडम फील्डिंग के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है। खबर आती है आपको फ़ोन करेंगे। यार उस्मान, यहाँ तो जान पर आ पड़ी है इन लोगों तक पहुँचने में। कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा है इस बार। मीरा मैडम को मैंने जवान भी दे दी है, अगर कोई खबर नहीं लाया तो एक खबरी वाली लाइन छोड़ दूंगा। ये साले कहाँ से आए थे और किस बिल में छुपे कुछ पता नहीं चल रहा है। इस केस में चारों आरोपियों के अब तक कोई साए तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो लोग पुलिस से 2 कदम नहीं बल्कि 2 मील आगे थे, क्योंकि कोई उन्हें लगातार खबर देता जा रहा था। पर यह कब तक चलता? हर बेलगाम घोड़े की लगाम एक दिन कसती ही है।
हाँ शीतल, और कितने पेशेंट्स हैं? अच्छा 2 मिनट बाद भेज देना ना। मैम नेक्स्ट पेशेंट अंदर भेजूं? हाँ भेज दो। शीतल, शीतल। यस मैम। रुको, 5 मिनट बाद भेज देना, ठीक है? 5 मिनट दो मुझे। हेलो कंचन जी। ये दोनों थे। इन लोगों ने आपका मोबाइल फोन यूज किया था कंचन जी? और ये तस्वीरें आपकी स्टोरेज ड्राइव में आ गई? जी, जो फोन इन्होंने चुराया था वो वेव ब्रांड मोबाइल का था। उसका एक अपना ही साइबर स्पेस होता है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स या माई स्पेस की तरह। तो कोई भी अगर उस फोन से कोई फोटोग्राफ खींचे तो वो ऑटोमेटिकली उस साइबर स्पेस में स्टोर हो जाती है। तो चोरी के बाद जितनी भी तस्वीरें ली गई हैं वो उस साइबर स्पेस में स्टोर हो गई। हादसे के बाद आज पहली बार आपने अपना स्टोरेज चेक किया? जी नहीं, हादसे के तुरंत बाद मैंने दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन लिया था। वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, तो मैंने ये कल ख़रीदा जो मेरे पहले वाले ब्रांड का है, वेव मोबाइल्स। स्टोरेज के साथ सिंक करने पर कंपनी से मैसेज आया स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए। मुझे अजीब लगा क्योंकि हादसे से पहले मेरा स्टोरेज फुल नहीं था। मैंने फोल्डर खोला तो ये सारे फ़ोटोज़ मुझे अपलोडेड मिले। सर्वेलेंस टीम 100% श्योर है, जब से कंचन चौधरी का फोन चोरी हुआ है स्विच ऑफ ही रहा है। मतलब इन हमलावरों ने बिना सिम कार्ड डाले ही फोटोज खींची। सिम कार्ड फोन में नहीं था तो फिर बिना सिम कार्ड के, बिना मोबाइल डेटा ऑन किए ये फोटोग्राफ्स वेव ड्राइव स्टोरेज में कैसे अपलोड हो गए? सर हो सकता है वाईफाई नेटवर्क के थ्रू अपलोड हुआ हो। चोरी हुआ फोन जब वाईफाई नेटवर्क के रेंज में आया होगा तो ये सारे फोटोज ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये सुराग अपने आप हमारी गोद में आकर गिरा। तो ये है गिरोह की चाबी। लादेश, बांग्लादेश। सर इसके सर के इस तरफ देखिए, ढाका हो सकता है सर। इसीलिए लहजा बंगाली था। राइट। सर हमेशा रडार के बाहर रहे हैं, इसलिए कोई लोकल खबरी इसे नहीं जानता है। हो सकता है हमलावर वापस पहुंच गए हो ढाका, बांग्लादेश। सर इंडिया में काफी गैर कानूनी बांग्लादेशी रहते हैं और काम करते हैं। और सर मेट्रो सिटीज में ही नहीं, ये देश भर के छोटे छोटे शहरों में भी रहते हैं। सर मेनली ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। अब हमारे पास इन चारों की शक्लें हैं, इनका ठिकाना मालूम है। बस अब हमें स्ट्राइक करना है, फास्ट और स्ट्राइक।
रत्ना कैसी है? ठीक है, पहले से काफी ठीक है। काउंसलिंग काम कर रही है लगता है। बिल्कुल कर रही है, और जब से उसने उस हादसे के बारे में खुलकर बात की है, उसके अंदर काफी चेंजेस आए हैं। क्राइम ब्रांच से फोन था, उन्हें पता चल गया है कि हमलावर कौन थे। बांग्लादेशी? फोटोग्राफ्स को ठीक से जूम करके देखने के बाद ढाका मालूम हो रहा है। वो लोग पकड़े जाने चाहिए जितेंद्र, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर पाए। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम पुलिस से खबरी हो? हाँ। कुछ बताना है तुम्हें। हाँ तो बोलो। तुम आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आए थे और 4 लोगों की फोटो दिखाई थी। हाँ हाँ गया था। ये चारों कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले एक आदमी के घर में रहे हैं। काम नहीं कर रहे थे पर रहे थे वहाँ। मैंने खुद देखा है उन्हें वहाँ। नाम चाहिए। और किस आदमी के घर? वो भी था आज वहाँ पर। उसने फोटो देखा लेकिन पहचानने से साफ इनकार कर दिया। नाम बताओ। आबिद अंसारी। और आपका? आबिद अंसारी। जी सर, ये राना नगर में भी था। वहाँ भी ऐसी नाना कर रहा था कि कहीं देखा नहीं उन लोगों को। शायद भूल गया होगा, जब उल्टा लटकेगा तो सब याद आ जाएगा आबिद दादा को, है ना आबिद? सर हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई हमको फंसा रहा है, आपको गलत बताया है सर। तो भी ढाका से? मालिक, हम मेहनत मजदूरी करने इधर आया है, कोई गलत काम नहीं किया। गलत तरीके से इंडिया में घुसा है, ये भी कोई कम गलत काम नहीं है। चल बेटा, तेरे से तो बाद में निपटूंगा। ये बोल, ये चारों का है? नाम बोल चारों के। अकरम बेग, कलीम सैयद, इरफान मिर्जा और ये वसीम मीर। कहाँ इस वक्त ये चारों? ये चारों अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, पहले हमारे पास ही थे। यहाँ पहुंचे कैसे? वो हम इन्हें इधर बुलाया। तो तूने इन्हें ढाका बांग्लादेश से यहाँ बुलाया जोधपुर में? जी मालिक। जल्दी से जल्दी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है तुम लोगों के लिए। अभी कहाँ जाएंगे? आज रात यही रुकेंगे, कल सुबह बंटवारा होगा, उसके बाद निकल लेंगे। क्यों बुलाया इन्हें ढाका से यहाँ? इनमें से कलीम सैयद, ये हमारा दोस्त है। ढाका से हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए। साले, डकैती और रेप को मजदूरी बोलता है। जितेंद्र चौधरी का घर कैसे चुना? तूने अकेले चुना या फिर कोई और भी था तेरे साथ? कोई और था। कौन? यास्मीन। पूरा नाम बोल। यास्मीन जाफरी। यास्मीन जाफरी, वो कचरे वाली? जी मैडम, वही। उसने पूरे घर की जानकारी ली और हमको दिया। हमने कलीम को और अकरम को बताया। यास्मीन? रोहतक, फरीदाबाद, वहां पर लूटने के लिए घर किसने ढूंढे? और तेरे ये चारों साथी कलीम, इरफान, वसीम, अकरम कैसे पहुंचे वहां? वहाँ हमारा एक आदमी है, जुनैद। पूरा नाम? जुनैद शेख। मोबाइल नंबर? वो हमारे मोबाइल में होगा। ये ले, निकाल नंबर।
साहब पक्का ये वही जूनियर शेख है। इस पर मेरे 2 बंदे नजर रखे हुए, शायद इस वक्त तो घर पे होगा। जी सब मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया? सब एक मिनट बात, कुछ बताओगे भी मैंने क्या किया? जुनैद, तेरी माँ को हमने बाहर बिठाया है। अब अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना तो तेरी माँ से पूछने पड़ेंगे और वो जरूर बोलेंगे। समझ गया ना तू? बता, अकरम बेग, कलीम सैयद, इरफान मिर्जा और वसीम मीर इस वक्त कहाँ हैं? बोल। सर मेरी अम्मी को कुछ मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, मैं सब बताऊं। चल शुरू हो जा। फरीदाबाद और रोहतक दोनों जगह मैंने ही घर ढूंढे थे उनके लिए। अबे पहले ये बता, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? इरफान और वसीम लखनऊ में। अकरम और कलीम के बारे में उन्हीं को पता होगा। लखनऊ में कहाँ? पता और नंबर। उगल जल्दी। कलीम और अकरम कहाँ है? बता दो, नहीं तो अभी के अभी ठोक दूंगा दोनों को। कलीम यहीं पर है, लखनऊ में। बड़ा मस्जिद के पीछे वाला मोहल्ला में रहता है। देख कलीम, तू यहाँ पर वैसे भी गैर कानूनी ढंग से रह रहा है। मैंने तुझे यहाँ पर ठोक भी दिया ना, तो कुत्ता पूछने नहीं आएगा यहाँ पर। चल बता, अकरम कहाँ है? बोल। ढाका। ढाका कहाँ? एड्रेस बोल। सर, उन 4 में से 3 हमारी कस्टडी में हैं। उनके हेल्पर्स भी, जो घर ढूंढने में उनकी मदद करते थे। लेकिन उनका लीडर अकरम बेग, वो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि इस वक्त वो ढाका में है। एड्रेस है हमारे पास। আকরাম, কি হলো? আমাকে এভাবে কেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে? একটু বলুন তো। ওই যে তোর বন্ধুরা আছে না, ওয়াসিম, ইরফান আর কলিম, ওদেরকে ইন্ডিয়াতে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এখন তোকে এখান থেকে পাঠানো হবে। আর তোরা যে কি কাজ করিস আমরা সব জানি। इस गिरोह ने जो 4 घर लूटे थे और 4 गैंग रेप किए थे, उनमें कोई पर्सनल एंगल शामिल नहीं था। चारों परिवार डॉक्टर्स वाले होना वाकई में महज एक इत्तेफाक था। चारों घर सिर्फ इसलिए निशाना बनाए गए थे क्योंकि वहां से भाग निकलना आसान होता, और उन घरों में इस गिरोह का विरोध करने वाला कोई नहीं था। साथ ही ये गिरोह इसलिए भी कामयाब हो पाया था क्योंकि उन्हें लोकल लोगों का सपोर्ट मिला था, जिन्हें लूट का हिस्सा दिया गया था। ये चारों बांग्लादेशी युवक इंडिया में अवैध प्रवासी थे, नौकरी की तलाश में आए हुए, जिन्हें जुर्म का रास्ता पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका लगा, और अपनी हवस की घिनौनी प्यास बुझाने का भी। तो बस जो भी घर उन्हें आसान लगा अटैक करने के लिए, वहां उन्होंने हमला कर दिया। जी। इसका मतलब हम लोगों से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, और बाकी के अटैक से भी कोई कनेक्शन नहीं? जी नहीं, आप लोगों में और उनके बीच
कोई कनेक्शन नहीं है। पहले रोहतक में, फिर यहां फरीदाबाद में 2 बार, और फिर जोधपुर में। हर जगह घर लूटे और उसके बाद वहां पहले उन्होंने हर जगह लूटपाट की और फिर उसके बाद वही घिनौना जुर्म किया। अब मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, संभल कर जाना। डॉक्टर नरेश, हम मानते हैं कि हमें उन्हें बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उनमें से 3 अब हमारी कस्टडी में और 1 बांग्लादेश में, जिसके एक्सट्रेडिशन के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कानूनी मामला है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम उसे इंडिया लाकर ही रहेंगे। कंचन जी, ये 4 भयंकर संकीर्ण जुर्म नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुए ये हम मानते हैं। लेकिन अब हम ऐसी तगड़ी चार्जशीट फाइल करेंगे इनके खिलाफ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। सर, उम्मीद यही है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सबसे पहले आपने सामने आके अपनी चुप्पी तोड़ी, अपने लिए इंसाफ मांगा। थैंक यू मैम। कंचन, तुम ना मुझसे ज़्यादा, कई ज़्यादा मजबूत हो। खौफनाक और विकृत जुर्म का ये सिलसिला तो पुलिस ने खत्म कर दिया, पर क्या इस तरह के जुर्म पूरी तरह से रोके जा सकते हैं? जुर्म पर पूरी तरह से अंकुश लगाना वास्तविक तौर पर संभव नहीं है, लेकिन इस केस में एक संगीन जुर्म होने के बाद भी वही जुर्म कई और बार दोहराया गया, उसी इलाके में भी और पास की कई अन्य जगहों में भी। इसमें दो राय नहीं है कि जुर्म को रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब जुर्म से लड़ने वाले तमाम सिस्टम्स पर लगाम इस तरह से कसी जाए कि जहां पूरे देश की पुलिस और प्रशासन के बीच में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो, जुर्म होते ही इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर हो और एक्शन सख्त हो। साथ ही पूरी दृढ़ता और जिम्मेदारी से उन सभी कोशिशों को भी बढ़ाना होगा जो मुजरिमों को बेलगाम होने से रोकें, फिर वो चाहे हिस्ट्री शीटर्स हों या नौसिखिए। इस केस के सभी आरोपी वसीम, इरफान, कलीम, अकरम, आबिद, जुनैद और यास्मीन को आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, धारा 458 के तहत किसी के घर में घुसकर चोरी करने के लिए और धारा 325 के तहत किसी को चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन पर विदेशी घुसपैठ के लिए फॉरेन एक्ट 13 और 14 भी लागू हुए हैं। इसके अलावा वसीम, इरफान, कलीम और अकरम पर आईपीसी की धारा 376D के तहत गैंगरेप और धारा 497 के तहत अडल्ट्री के चार्जेस भी लगाए गए हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।